नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा अकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज दोस्तों अपन लोग छठी सदी बीसी में भारत में विदेशी आक्रमण पढ़ने आए हैं और ये जैसा कि टॉपिक आपके सामने है कि भारत में विदेशी आक्रमण ईरानी और यूनानी। तो दोस्तों ये अपन लोग क्या करेंगे, इसमें ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण इसको दो पार्टों में क्या है पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अपन छठी सदी ईस्वी में बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। वहाँ अपन लोग 16 महाजनपद, 10 गणराज्य, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, इसके बाद छठी सदी ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ईरानी आक्रमण है ये दोस्तों छठी शताब्दी के है का ये ईसा पूर्व में है, बीसी में है। ये जो यूनानी आक्रमण है ये चौथी सदी, 4th शताब्दी ईसा पूर्व में है ये। तो स्वाभाविक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपका कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसका है, किस जाति का है। तो क्या करेंगे अपन लोग, ईरानी आक्रमण। तो ये है आपका, आप देख रहे हो कि ये भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण है, तो ये दोस्तों क्या करेंगे, ये है आपका ईरानी आक्रमण। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, जानते हो आप लोग। फिर इसके बाद दोस्तों पहला यूरोपीय और दूसरा विदेशी आक्रमण। पहला विदेशी आक्रमण तो ईरानी आक्रमण है, लेकिन दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण ये दोस्तों क्या है आपका, ये है यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण यानी कि क्या है आपका, ये सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर महान का आक्रमण। चलिए ये तो हो गया। यहाँ सब जानते हो आप लोग, सिकंदर आपका यूनान का था, मैसेडोनिया का शासक था और मैसेडोनिया ये यूनान यानी कि यूरोप में है। तो ये पहला यूरोपीय आक्रमण हो जाएगा कौन, सिकंदर का आक्रमण यानी कि यूनानी आक्रमण। लेकिन दूसरा विदेशी होगा और पहला विदेशी आक्रमण कौन है आपका, ये ईरानी आक्रमण है। तो दो चीज़ तो आपकी हो गई। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो पहला आपका ईरानी आक्रमण है, ये ईरानी आक्रमण जो आपका, ईरान जानते हो आप लोग दोस्तों पर्सिया है, पर्सिया यानी कि फारस। अब अपन लोग क्या है, ये चूँकि बाद में पढ़ेंगे, ये जो सिकंदर का अपन ने किया है इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ जाइए आप लोग, ये पर्सिया यानी कि ईरानी आक्रमण भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ। यहाँ इसको तो कहते हैं बॉक्स में। यहाँ जाइए, क्वेश्चन ये है कि ईरान में किस साम्राज्य के राजा ने आक्रमण किया था। तो आपको बता दें, ईरान में एक साम्राज्य का नाम था, वंश का नाम था, वो था आपका हखमनी, हखमनी वंश। यहाँ ऐसा आता है कि ईरान में उस समय कौन सा वंश था, हखमनी वंश। सब जानते हो दोस्तों कि अपने यहाँ भारत के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर के पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान के पीछे आपका क्या मिलेगा, आपको ईरान मिलेगा। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, अपने यहाँ जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, इन विदेशी आक्रमण को सबको पता है आपको कि ये हिमालय में कुछ क्या है अपने यहाँ दर्रे हैं यानी कि रास्ते हैं, वहाँ से विदेशी आक्रमण हुए। इसके अलावा आपको बता दें, ये जोडेशिया का रेगिस्तान है, जोडेशिया का रेगिस्तान ये आपका ये थोड़ा सा बता दें, ये सिंध के आगे पाकिस्तान में ये मकरान तट पर क्या है, ये जोडेशिया क्षेत्र पड़ता है। तो जोडेशिया के रेगिस्तान और अपने यहाँ पश्चिमोत्तर में जो हिमालय के दर्रे हैं, आपका खैबर का दर्रा है, बुलंद का दर्रा है, टोचन का दर्रा है, आदि क्या है दोस्तों, ये प्रमुख पहाड़ी दर्रे हैं। तो यहाँ से भी क्या हुए हैं आपके, ये विदेशी आक्रमण क्या है अपने यहाँ ये हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे अपन। यहाँ ये है पाकिस्तान, ये है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान से लगा हुआ ये है आपका ये ईरान, और फिर यहाँ है ये इराक, ये है इराक, ये है आपका ये ईरान, और ये है दोस्तों पाकिस्तान, और ये आपका पाकिस्तान के यहाँ आपका ये अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान। तो जो ये ईरानी आक्रमण हुआ, ये ईरानी आक्रमण आपको बता दें, ये ईरान है, यहाँ से आक्रमण हुआ। तो ये दो रास्ते थे उस समय, एक था यहाँ से जोडेशिया,
जोडिसिया के रेगिस्तान है आपका ये मकरान तट पर पड़ता है आपका ये, ठीक है ना। जोडिसिया के रेगिस्तान से एक यहाँ आपका सिंध क्षेत्र में यहाँ आ गए, और एक है आपका यहाँ से, ये जानते हो आप लोग, एक दर्रा है, एक खैबर का दर्रा, ये हिंदुकुश पर्वतमाला है, ये अफगानिस्तान आ जाता है। ये हिंदुकुश पर्वतमाला में जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, वहाँ पे आपके क्या है, खैबर का दर्रा, बोलन का दर्रा, टोचन का दर्रा, गोलन का दर्रा, ये दर्रे का मतलब कहलाता है पहाड़ी रास्ते। तो ये भी एक क्षेत्र था यहाँ आने का, और एक क्षेत्र दोस्तों क्या था आपका ये था। तो ये जो ईरानी आक्रमण होगा ये आपको बता दें इसी क्षेत्र से होगा, एक यहाँ और यहाँ से क्या है ये लोग आए रहे होंगे। चलिए यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, लगभग 6ठी शताब्दी बीसी में यहाँ ईरान में साइरस ने आपको बता दें ये हकमनी साम्राज्य क्या थी दोस्तों स्थापना की थी। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये हकमनी वंश के जो साइरस सेकंड है, साइरस सेकंड यानी कि इसको आपको क्या है कुदुस महान भी कहते हैं, कुदुस महान। यहाँ ही बताया जाता है कि हकमनी वंश के साइरस सेकंड यानी कि कुदुस महान ने ये भारत पर पहला सबसे पहले क्या किया, आक्रमण किया, सबसे पहले आक्रमण किया, ऐसा आपका क्या है उल्लेख आता है। और यहाँ आपको बता दें ये एरियन नियार्कस ये सब एक राय से कहते हैं कि ये इसने साइरस ने या कुदुस महान ने भारत पर आक्रमण किया होगा, और ये क्षेत्र वगैरह क्या है ये कब्जा किया होगा पश्चिमोत्तर भारत। ये 6ठी सदी बीसी की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों चलो ठीक है, साइरस रहा है। साइरस का एक नाती था, इसका नाती था, उसका नाम था डेरियस, डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम, दारा प्रथम। क्वेश्चन ये है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, साइरस सेकंड या कुदुस महान। ये पहला विदेशी आक्रमण ईरान का वंश था, हकमनी साम्राज्य था, और ये 6ठी सदी बीसी क्या है आपका ये बात है। लेकिन ये तो ठीक है किया होगा, कुछ प्रमाण मिलते हैं, लेकिन पुख्ता प्रमाण दोस्तों आपको बता दें ये डेरियस प्रथम के मिलते हैं। तो एक ये भी आता है कि ये डेरियस सेकंड का जो आक्रमण था ये सफल नहीं था। तो पहला जो सफल आक्रमण हुआ भारत में वो डेरियस ने अपना डेरियस फर्स्ट ने किया था, यानी कि साइरस सेकंड के क्या थे आपके ये नाती थे, पोता था, ये था आपका दारा प्रथम। तो दारा प्रथम क्या है, भारत पर सफल आक्रमण। क्वेश्चन जैसे आ जाए वैसे अपन को मुड़ जाना है। पहला क्वेश्चन ये है, भारत पर पहले विदेशी आक्रमण तो ईरानी यानी कि पर्सिया, जानते हो आप लोग ईरान का पुराना नाम पर्सिया है आपका, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है, जानते हो। ये पहले पर्शियन साम्राज्य के अंतर्गत ही आपका ईरान इराक था, फिर बाद में इराक क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया था आपका। हकमनी साम्राज्य के वंश में आक्रमण हुआ था, और वंश के राजाओं ने आक्रमण किया था। साइरस सेकंड ने सबसे पहला आक्रमण किया था, लेकिन भारत पर सफल आक्रमण करने वाला ये डेरियस प्रथम था दोस्तों। तो ये डेरियस प्रथम था। तो ये इसके प्रमाण कैसे कैसे क्या है प्रमाण मिलते हैं कि इसने क्या किया था, आपका ये आक्रमण किया था। सबसे पहले आपको बता दें ये डेरियस के कुछ अभिलेख हैं। एक है आपका नक्श-ए-रुस्तम, नक्श-ए-रुस्तम, इसके अभिलेख है। दूसरा है आपका ये बेहिस्तून, बेहिस्तून, और एक है दोस्तों पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस की राजधानी भी थी, ठीक है ना। तो ये नक्श-ए-रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सिपोलिस। एक दोस्तों प्रमाण है आपका ये हेरोडोटस, हेरोडोटस का वर्णन। ये कुछ प्रमाण बताते हैं, और तो क्लियर हो जाता है कि भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र क्या था, ये ईरान के कब्जे में था। कैसे था, आइए इसको सुने पढ़ लो। सबसे पहले डेरियस फर्स्ट दोस्तों याद करना पड़ेगा, भारत पर सफल आक्रमण, और अगर सफल ना आ जाए भारत तो पहला आक्रमण आ जाए तो आप साइरस सेकंड को आप क्या लगाओगे, ठीक है ना। प्रमाण है ये दारा प्रथम के अभिलेख है। ये दोस्तों नक्श-ए-रुस्तम में कहा गया है आपका ये गदरु, गदरु और सतगु, क्या कहा गया है, गदरु और सतगु।
और बेहस्तून में आपको बता दें, बेहस्तून में कहा गया कि दारा के साम्राज्य में 23 प्रांत थे। मतलब बेहस्तून अभिलेख आपको बता दें 23 प्रांतों का वर्णन करता है। उन प्रांतों में 3 क्षेत्र भारतीयों के भी इसमें नाम आए हैं। इसमें दोस्तों ये गदरु आया है और शतकु आया है, और शतकु के अलावा क्या है आपका ये हिंद आया है। ये गदरु से आशा है आपका ये गांधार क्षेत्र। शतकु से आशा है आपका ये सप्त सिंधु यानी कि पंजाब। ध्यान सुनिएगा, हिंद का मतलब है ये सिंध क्षेत्र। आ जाइए, अब यहाँ आ जाए, मैप में आ जाए। गदरु ये गांधार, ये दोस्तों गांधार क्षेत्र पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी क्षेत्र में ये गांधार क्षेत्र है। शतकु मतलब सप्त सिंधु, ये आपका दोस्तों क्या है शतकु है, शतकु क्षेत्र है। और ये अपना पंजाब और ये मेन आपका पाकिस्तान का ये क्षेत्र मिला करके क्या है ये है। और हिंद आपका जानते हो आप लोग, अपने यहाँ सिंध क्षेत्र को हिंद कहा है, तो ये आपका क्या है फिर ये आपका ये हिंद। तो ये क्षेत्र हो गया, एक ये हो गया, और एक दोस्तों ये हो गया, और आपका क्या है ये हो गया। ये 3 क्षेत्र, 1 2 3 क्षेत्र दोस्तों क्या थे, इनके 23 प्रांतों में क्या है आपका थे। ऐसा ही पर्सिपुलस का अभिलेख क्या है दोस्तों ये बताता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि डेरियस फर्स्ट के कौन से अभिलेखों में ये भारतीय क्षेत्रों का वर्णन है या नाम दिए गए हैं। तो नक्श-ए-रुस्तम माँ है दोस्तों, ये डेरियस फर्स्ट के हैं। बेहिस्तून किसका है, डेरियस फर्स्ट का है। पर्सिपुलस किसका है, डेरियस फर्स्ट का है। इन अभिलेखों में स्पष्ट रूप से भारतीय क्षेत्रों की है दोस्तों जानकारी है। उनके नाम हैं आपका हिंद मतलब सिंध क्षेत्र, शतकु मतलब सप्त सिंधु, ये वाला एरिया पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब थोड़ा अपना मिला देंगे। गांधार मतलब ये उत्तर आपका पश्चिम आपका पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये गांधार क्षेत्र हो गया आपका। कुल मिला के ये क्षेत्र क्या था, पश्चिमोत्तर भारत इनके ईरानियों के कब्जे में था, और डेरियस फर्स्ट के साम्राज्य में दोस्तों क्या है आपका ये शामिल था। यहाँ आपको बता दें ये जो हेरोडोटस है ना, हेरोडोटस तो स्पष्ट रूप से हिस्टोरिका में क्या कहता है कि इस डेरियस फर्स्ट के साम्राज्य में 23 प्रांत थे। 23 प्रांतों में से जो भारतीय क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था, ये 20वां प्रांत था। ध्यान सुनिएगा, इन 23 प्रांतों में ये भारतीय क्षेत्र कौन सा था आपका, ये 20वां प्रांत था भारतीय क्षेत्र। और इन 23 प्रांतों से जितनी इनकम होती थी, उस इनकम का 1/3 सिर्फ 1/3 बहुत अधिक है। 1/3 यानी कि 360 टैलेंट मुद्रा थी। 360 टैलेंट क्या होता था, ये भारतीय क्षेत्रों से दोस्तों क्या है ये प्राप्त होता था। ऐसा हेरोडोटस जो इतिहास के पिता है, जानते हो आप लोग, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में दोस्तों क्या है आपको कहते हैं, जानते हैं आप लोग हेरोडोटस भी 4वीं-5वीं सदी के हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपका शतकु मतलब सप्त सिंधु, गदरु मतलब गांधार, हिंद मतलब सिंध क्षेत्र, मतलब ये 3 क्षेत्र क्या थे डेरियस फर्स्ट के साम्राज्य में थे। उसके 23 प्रांतों में क्या थे, ये अपने 3 क्षेत्र थे। और ये 20वां प्रांत क्या था, ये भारतीय क्षेत्र था। और इस 20वें प्रांत से 1/3 इनकम होती, टोटल इनकम का 1/3 होता था, 1/3 33% मिलता था, और 360 टैलेंट क्या है मिलता था दोस्तों। फिर क्लियर है, जानते हो आप लोग, ये जो अभिलेख के प्रमाण है बड़े प्रमाणिक होते हैं, इनसे छेड़खानी नहीं हो पाती है। और ये आपका क्या है बहुत ही आपका सटीक आपका क्या कहते हैं जानकारी प्रदान करते हैं। तो नक्श-ए-रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सिपोलिस से स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है, और ऊपर से इतिहास के पिता हेरोडोटस के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि आपका ये जो भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, ये ईरानियों के कब्जे में था, मतलब हखमनी वंश के डेरियस फर्स्ट के कब्जे में था। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है लगभग 200 वर्षों तक ये क्या है आपका ईरानियों के कब्जे में रहा। मतलब अपना पश्चिमोत्तर क्षेत्र ईरानियों के कब्जे में क्या था आपका दोस्तों 200 वर्षों तक आपका रहा। अभी थोड़ी देर से चर्चा करेंगे अपन लोग। इसके बाद आपको बता दें ये डेरियस फर्स्ट के बाद आपका एक आपका 86 आया है। हालांकि डेरियस फर्स्ट का जो समय है दोस्तों वो अब चूँकि परीक्षा में नहीं आता है, लगभग 522 से 486 BC के आसपास दोस्तों क्या है इनका समय है। और इसमें ये नक्श-ए-रुस्तम, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, ये अभिलेख भी दोस्तों लगभग आपके 519 BC आपका ये
515 BC, 518 BC, इस प्रकार से आते हैं लगभग। इतना ध्यान कर लीजिए कि 518-19 BC की क्या है आपका ये अभिलेख है, मतलब इस समय 6ठी सदी BC में भारतीय क्षेत्र इनके कब्जे में क्या है आपका ये दोस्तों था। यहाँ इसका इसका उत्तराधिकारी डेरियस फर्स्ट का एक उत्तराधिकारी था छियास, एक शासक था। ये ऐसा कहा जाता कि छियास ने क्या किया था, इस क्षेत्र से भारतीय सैनिकों की भर्ती की, मतलब अपनी सेना में इसने भारतीय सैनिकों को भर्ती किया। स्पष्ट रूप से क्या होता है दोस्तों, ये उल्लेख मिलता है। और आपको बता दें ये जो इसने अपनी आंखों से भी क्या है एरियन वगैरह ने क्या है इसका वर्णन किया है। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें ये इतिहास के पिता भी कहते हैं, हेरोडोटस भी कहते हैं। अच्छा, ये हेरोडोटस भारतीय सैनिकों के सूती कपड़ों से क्या था बड़ा प्रभावित था और वर्णन करता है कि भारतीय जो सैनिक थे सूती कपड़े पहनते थे, बढ़िया तीर कमान से सुसज्जित होते थे। इस प्रकार से क्या है कि वर्णन करता है। और स्पष्ट रूप से कई लेखक तो अपनी आंखों देखा वर्णन करते हैं कि छियास की सेना में भारतीयों की भर्ती की जाती थी और इस क्षेत्र से ईरान के हकमनी साम्राज्य में क्या है सैनिक भर्ती किए जाते थे। स्पष्ट प्रमाण दोस्तों क्या है ये मिल चुका है। इसका मतलब दारा प्रथम के समय तो ये क्षेत्र आ गया था, ठीक है ना, लगभग 518-19 में। और उसके उत्तराधिकारी छियास के समय भी क्या है दोस्तों ये रहा। इसके बाद फिर क्या है आपको बताना ये कि शासक है आपका वो है डेरियस थर्ड। ये डेरियस थर्ड यानी कि दारा तृतीय दोस्तों 4ठी सदी BC में हुआ। इसी इन्हीं का वंशज था, हकमनी वंश का था। और ये आपका क्या था, ये अंतिम शासक था किसका, हकमनी वंश का। मतलब डेरियस फर्स्ट से जो भारतीय क्षेत्र ईरानियों के यानी कि पर्सिया के हकमनी साम्राज्य के कब्जे में रहे वो डेरियस थर्ड तक रहे। और ये आपको बता दें डेरियस थर्ड के समय दोस्तों ये युद्ध हुआ था जो सिकंदर और डेरियस थर्ड के बीच में हुआ था। और युद्ध कहलाता दोस्तों ये अरुबेला का युद्ध। जानते हो आप लोग अरुबेला का युद्ध, बाद में सिकंदर में चर्चा करेंगे अपन लोग। ये दोस्तों आपको बता दें ये सिकंदर जो जीता उसको पहले लिखेंगे, सिकंदर महान और ये डेरियस थर्ड यानी कि दारा तृतीय के बीच क्या है दोस्तों ये हुआ था। ये जो अरुबेला का युद्ध है, इस अरुबेला के युद्ध में ऐसा बताते हैं कि डेरियस थर्ड पराजित हुआ था, युद्ध में मारा गया था। और आपका सिकंदर विजयी हुआ था और सिकंदर ने पर्सिया साम्राज्य पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और इनडायरेक्ट रूप से भारतीय क्षेत्र भी क्या सिकंदर के आपके प्रभाव क्षेत्र में आ गया था। तो ये देखिए ये अरुबेला का युद्ध जो है ये है आपका 331 BC का है। मतलब 519 से 331 लगभग 200 साल के है दोस्तों ये हो रहे हैं आपके। 200 सालों तक पश्चिमोत्तर क्षेत्र ईरानियों के क्या है कब्जे में रहा। ये अरुबेला के युद्ध में सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित किया और यहाँ आपका हकमनी वंश का अंत हुआ। और इस क्षेत्र में क्या हो गया, ये सिकंदर क्या हो गया, प्रभाव हो गया कहाँ, यहाँ पर। फिर बाद में ये आपका भारत आया था सिकंदर, बाद में उसमें अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल यहाँ क्या है अपन को इतना ही करना है। यहाँ आपको थोड़ा बता दें ये जो अरुबेला स्थान है ये इराक में है वर्तमान में इराक में है। इराक में आपको बता दें एक प्रांत है क्षेत्र वहाँ का मौसूल, इराक में मौसूल क्षेत्र में दोस्तों क्या है अरुबेला आपका स्थान है। इस स्थान पर क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका क्या है ये युद्ध था। इस युद्ध में पर्सिया कि हकमनी वंश का अंत हुआ और सिकंदर का क्या हो गया दोस्तों, झंडा फहराने लगा। तो सिकंदर क्या हो गया आपका, इस ईरान इराक क्षेत्र में सिकंदर क्या हो गया था, इस क्षेत्र में कब्जा हो गया था। तो ये आपका देख लिया होगा आपने अच्छे से कि दारा प्रथम पहला सफल आक्रमणकारी था। फिर ये 200 साल तक लगभग ये चलता रहा। छियास ने भारतीय सैनिकों की क्या है भर्ती भी की। अब यहाँ थोड़ा सा देख लें कि क्वेश्चन परीक्षा में कौन कौन आते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, पहला क्वेश्चन ये है भारत पर पहला विदेशी आक्रमण तो ईरानी आक्रमण पर्सिया का। दूसरा क्वेश्चन भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण तो आपको यूनानी आक्रमण करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण तब भी यूनानी आक्रमण ही करना पड़ेगा, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ईरान में कौन से वंश का शासन था, हकमनी वंश का शासन था। किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, तो हकमनी वंश के साइरस सेकंड या कुरुस महान ने क्या किया था, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया।
फिर क्वेश्चन है, सबसे पहले सफल आक्रमण किसका माना जाता है? तो सबसे पहले सफल दोस्तों आक्रमण डेरियस फर्स्ट यानी कि दादा प्रथम का पहला सफल आक्रमण क्या है आपका ये माना जाता है। इनका समय आपका 6ठी सदी बीसी है दोस्तों, 522 से 486 के आपका ये बीसी इनका क्या है समय चलता है। ये आपका इतना समय नहीं आता है। फिर ये आते हैं किन अभिलेखों से, किन स्रोतों से, कौन से प्रमाण ऐसा कहते हैं कि भारतीय क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका क्या था, ये डेरियस फर्स्ट के कब्जे में था? तो नक्शेदोस्तम, बेहिस्तून और पर्सिपोलस, ये 3 अभिलेख हैं दोस्तों। और ये एक आपका क्या है हेरोडोटस का वर्णन है, हिस्टोरिका में करते हैं। तो ये सब क्या बताते हैं कि ये भारतीय क्षेत्र क्या था, इनके कब्जे में था आपका, ठीक है ना। और यहाँ से सैनिकों की भर्ती होती थी, स्वाभाविक है। कल्चर संस्कृति का भी क्या हुआ दोस्तों, ये आदान प्रदान हुआ होगा, होता ही है। जो क्षेत्र 200 साल तक एक साम्राज्य के क्या है प्रभाव में रहा, सैनिकों की भर्ती हुई और व्यापारिक आपका क्या है आदान प्रदान हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, सब कुछ हुआ, तो आपका क्या है उसका प्रभाव तो पड़ा ही होगा। उसकी चर्चा बाद में करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ डेरियस थर्ड या दादा तृतीय इस हकमनी वंश का, ईरान के हकमनी वंश का अंतिम शासक था। दादा तृतीय को सिकंदर महान ने, जो आपको मेसिडोनिया का शासक था, यूनान का शासक था, उसने बुरी तरह अदुबिला के युद्ध में हराया। और इस प्रकार से क्या हो गया, ये क्षेत्र पूरा आपका पर्शियन साम्राज्य किसके कब्जे में हो गया, सिकंदर के कब्जे में क्या है दोस्तों ये हो गया था आपका अदुबिला के युद्ध के बाद। और इसके बाद क्या है आपका अदुबिला जो स्थान है, वर्तमान में अदुबिला आपका क्या है इराक में है, मौसूल क्षेत्र में दोस्तों क्या है आपका ये पड़ता है। तो आपका क्या है, और यहाँ आपको बता दें इसी युद्ध के बाद आपका जो सिकंदर महान ने दादा तृतीय की पुत्री बैरसिम से भी क्या किया था, आपका ये विवाह किया था। ये बैरसिम दादा तृतीय क्या थी दोस्तों, ये आपकी कन्या थी, राजकुमारी थी, ठीक है ना। चलिए तो अपन आगे चलते हैं। अब जानते हो आप लोग, कोई भी युद्ध होता है, कोई भी आपका क्या है आक्रमण होता है, और इतने समय तक क्या है ये पश्चिमोत्तर भारत आपका क्या रहा, ईरानी कब्जे में रहा, तो दोस्तों आपका क्या है इसका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव देखना है अपन को कि ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या होगा, प्रभाव क्या था या देन क्या है, इसको थोड़ा सा क्या है अपन ये करेंगे। आपको थोड़ा बता दें, ये डेरियस फर्स्ट का एक नौसेनापति था दोस्तों, वो था स्काईलैक्स। ये दादा प्रथम का नौसेनापति था, नेवी ऑफिसर था। क्वेश्चन आता है कि किसने किसको सिंधु के मुहाने का पता लगाने के लिए क्या भेजा था? तो आपको बता दें, ये डेरियस फर्स्ट ने अपने नौसेनापति स्काईलैक्स को सिंध के मुहाने का पता लगाने के भेजा था। तो ये दोस्तों यहाँ सिंध नदी है आपकी, ये है, यहाँ पर सिंध नदी अरब सागर में यहाँ गिरती है। तो यहाँ पर क्या है ये क्षेत्र क्या है पता लगाया था किसने, इसके स्काईलैक्स में। तो ये बहुत बड़ा आपका क्या है, ये व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार के इतिहास में बहुत बड़ा आपका क्या था, ये खोज थी कि सिंध के मुहाने का क्या किया था, स्काईलैक्स ने पता लगाया था। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद आपको बता दें, एक है प्रभाव छत्र प्रणाली। छत्र ये कहलाते थे प्रांतपति। जैसा कि हम बता चुके हैं, डेरियस फर्स्ट का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था, यानी कि ये 23 प्रांत दोस्तों क्या है, प्रांतों को उस समय क्षत्रप कहते थे। तो भारत में भी क्या है दोस्तों, बाद में छत्र प्रणाली आई। तो ये छत्र प्रणाली भी क्या है आपका, ये ईरानियों की क्या है आपका ये देन है। ये भी थोड़ा सा क्या है आपको ये करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद है आपका तीसरा है गोल स्तंभ। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के राजप्रसाद, मतलब ये जो हकमनी आपके जो राजप्रसाद थे, उन राजप्रसादों में दोस्तों क्या है गोल स्तंभ वगैरह पत्थर के वगैरह हैं। तो ये गोल स्तंभ इन्हीं की तर्ज पर क्या है दोस्तों, भारत में भी क्या है आपके अपने यहाँ स्थापत्य में अपने यहाँ भी बड़े बड़े जो महल किले वगैरह आपके क्या है बने। और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के वहाँ उस समय देखे जा सकते हैं। ये किसका था, आपका ईरानी संपर्क का ही क्या है दोस्तों ये प्रभाव था। इसके बाद है आपका अशोक के अभिलेख। दोस्तों जो अशोक के अभिलेख है, अशोक के अभिलेख पर स्पष्ट रूप से ये डेरियस फर्स्ट का प्रभाव था, डेरियस फर्स्ट का प्रभाव था। आप सब जानते हो
दादा प्रथम के ये 3 अभिलेख थे। यहाँ पर ऐसा ऐदो लगा के अभिलेख लिख लेते हैं। यहाँ अभिलेख जानते हो, जब किसी ठोस सतह पर उकेरी गई कोई राजज्ञा या कोई आदेश या कोई बात होती है तो उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये दारा ने स्टार्ट किया था। और दोस्तों डेरियस फर्स्ट से ही अशोक ने क्या है ये आपका ग्रहण किया था। और आपके जानते हो भारत में विश्व में सबसे अधिक अगर अभिलेख किसी के हैं तो अशोक के अभिलेख हैं। तो अभिलेखों के में अपनी आज्ञाओं को खुदवाना, अपने विचारों के माध्यम से अभिलेखों में के माध्यम से विचारों को प्रकाशित करना, ये दोस्तों जो अशोक ने सीखा और डेरियस फर्स्ट से सीखा। तो ध्यान करिए, परीक्षा में क्वेश्चन आता है आपका ये, अशोक का भी आपको क्या करना है ये देखना है। यहाँ 5वां ये है कि यहाँ जानते हो आप लोग अपने यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में ये खरोष्ट लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि, खरोष्ट लिपि दोस्तों ये क्या कहें, बाएं से दाएं चलती है, सॉरी दाहिने से बाएं चलती है, राइट से लेफ्ट दोस्तों क्या है ये चलती है खरोष्ट लिपि, जिस प्रकार से उर्दू लिखी जाती है। तो ये जो खरोष्ट लिपि का भी अपने यहाँ किस क्षेत्र में रहा आपका ये दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर ये लिख दे रहे हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या हुआ दोस्तों, ये खरोष्ट लिपि का क्या हुआ विकास हुआ। और ये खरोष्ट लिपि किससे प्रभावित थी, ईरान की लिपि है दोस्तों, और ईरान की लिपि का नाम है अरेमाइक। अरेमाइक मतलब ये ईरानी लिपि अरेमाइक से प्रभावित थी। कौन, पश्चिमोत्तर भारत की खरोष्ट लिपि। ये भी दोस्तों क्या है, ये अपने यहाँ ईरानी संपर्क का ही क्या था आपका ये प्रभाव था। फिर इसके बाद आइए अग्नि। प्रज्वलित, यहाँ दोस्तों भारत में सम्राट का जो परामर्श कक्ष होता था, राजा का या सम्राट का जो परामर्श कक्ष होता था, उस कक्ष में अग्नि प्रज्वलित होती थी। और ये राजा के, सम्राट के परामर्श कक्ष में जहाँ वो अपने निजी लोगों से परामर्श लेता था, देता था, ठीक है ना, तो वो उस कक्ष में अग्नि को हमेशा ही क्या है प्रज्वलित किए रहना, अग्नि जलती रहे, ठीक है ना, उसका वास रहे। क्योंकि वो क्या है आपका एक शपथ का, एक बात का एक प्रमाण होता है कि जो भी निष्कर्ष निकलेगा अग्नि देवता को साक्षी मानकर सही निष्कर्ष निकलेगा। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये ईरानी संपर्क का ही क्या है आपका ये प्रभाव है। चलिए इसके बाद फिर अगला प्रभाव, केश प्रक्षालन। दोस्तों राजा के जन्मदिन के अवसर पर एक रीति चली, एक आपका एक छोटा सा उत्सव टाइप का होता था, बाल धोने की प्रथा, केश प्रक्षालन, केश अच्छी तरह से सिस्टम में सजाया जा रहा, जो भी है आपका ये चलता था। ये भी क्या है आपका ईरानी संपर्क का क्या है आपका ये प्रभाव है। फिर इसके बाद फिर यहाँ 7 के बाद दोस्तों ये 8वां यहाँ लिखे देते हैं, मुंडन। मुंडन ये दंड स्वरूप, दंड स्वरूप, जैसा कि आपने देखा होगा किसी को दंड देना है, नीचे दिखाना है तो उसका क्या है सिर मुड़वा देते हैं। तो ये प्रथा जो है ये ईरानी संपर्क के फलस्वरूप ही अपने यहाँ आई। भारत में पहले ये मुंडन का आपका दंड स्वरूप आपका ये सिस्टम आपका नहीं था दोस्तों। ये मुंडन की प्रथा जो दंड के स्वरूप में आपको क्या है दी जाती थी, किसी को दंड देना है, चलो बोले इसका सिर मुड़वा दो, इसका क्या है मुंडन करवा दो। तो मुंडन की जो प्रथा है ये दंड स्वरूप ही दोस्तों क्या है, ये इसी आपका ईरानी संपर्क का प्रभाव है और स्पष्ट रूप से क्या है दोस्तों इसका क्या है आपका उल्लेख होता है। चलिए तो ये देखिए थोड़ा सा पहले से आ जाइए। ये आपका सिंध का मुहाना खोजा स्काई इलेक्शन, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, सिंध का मुहाना खोजा था किसने, दादा प्रथम के नौसेनापति स्काई इलेक्शन ने। फिर छत्र प्रणाली या प्रांतपति की प्रणाली जो है ईरानी संपर्क के प्रभाव है। फिर अपने यहाँ राजप्रसादों में दोस्तों गोल स्तंभ बनवाना, ये भी ईरानी संपर्क का प्रभाव है। फिर अशोक के अभिलेख में दादा का प्रथम का स्पष्ट प्रभाव है। अशोक ने अभिलेख खुदवाने की प्रथा किससे सीखी, प्रेरणा किससे ली थी, ये डेरियस फर्स्ट से दोस्तों क्या है ली थी। जानते हो आप लोग ये
अशोक के अभिलेख मिलते यहाँ लिख देते आपको ये शहबाजगढ़ी मन सेहरा, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, एक मन सेहरा, ये अशोक के दोस्तों अभिलेख हैं, ये खरोष्ट लिपि में है। तो ये अपने यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में जो खरोष्ट लिपि है जो ईरानी अरेमाइक से क्या थी दोस्तों प्रेरित थी, ये भी क्या है ईरानी संपर्क का प्रभाव है। आपका बादशाह राजा के परामर्श कक्ष में अग्नि प्रज्वलित रहती थी, ये भी क्या है दोस्तों ईरानी संपर्क का क्या है आपका ये प्रभाव है। फिर इसके बाद फिर क्या है आपका केश प्रक्षालन, ये राजा के जन्मदिन के अवसर पर विशेष रूप से क्या है आपका बाल धोने की जो प्रणाली चली, छोटा सा उत्सव होता था, ये भी दोस्तों क्या है आपका ये आपका ईरानी संपर्क का क्या है प्रभाव है, ये करना पड़ेगा। मुंडन प्रथा, ये मुंडन प्रथा ये दंड स्वरूप जो थी, ये भी दोस्तों क्या है ये ईरानी संपर्क का ही प्रभाव था कि मुंडन प्रथा आपकी क्या है उस समय आई। फिर इसके बाद दोस्तों आ जाइए, फिर है आपका क्या कहे चांदी का सिक्का। यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में आपको बता दें इस समय अपने यहाँ ईरानी चांदी का सिक्का क्या है दोस्तों ये चलता था। तो ये कुछ चांदी के सिक्के भी दोस्तों क्या है आपके उस समय के क्या है मिले हैं, स्पष्ट रूप से क्या है ये प्राप्त हुए हैं आपके। हालांकि बाद में यूनानियों के बाद में लेकिन ईरानियों के भी क्या मिले दोस्तों ये चांदी के सिक्के क्या है आपका ये मिले हैं। तो दोस्तों ये अपन ने क्या देखा कि किस प्रकार से अपने यहाँ भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ। और दोस्तों ये आता है और ऐसा भी आता है कि कौन सा प्रभाव ईरानी आक्रमण का था या ईरानी संपर्क का था। आप सब जानते हो ये 200 वर्षों तक भारतीय क्षेत्र ईरानियों के कब्जे में रहा, हकमनी साम्राज्य के अंडर में रहा। तो क्या देन है, क्या वहाँ से अपन ने क्या है लिया है। तो ये अपन देख लिया है, स्काईलेक्स देख लिया, छत्तर प्रणाली देख ली, गोल स्तंभ देख लिए, अशोक के अभिलेख भी देख लिया, खरोष्ट लिपि हो गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई, केश प्रक्षालन की प्रथा हो गई, ये मुन्नर संस्कार हो गया, चांदी का सिक्का हो गया। एक दोस्तों और था आपका ये अंगरक्षक स्त्री, अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों को रखना। ये बाद में मेगास्थनी भी कहता है आपका। यहाँ जानते हो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों को क्या है रखा था। तो ये अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों को रखना, ये भी दोस्तों क्या है ये ईरानी संपर्क का प्रभाव है। और मेगास्थनी अपनी इंडिका में भी दोस्तों क्या है इस बात की क्या कहता है ये पुष्टि कहता है। तो देखिए ये जो अपन लिखे ईरानी संपर्क का प्रभाव हमने लिखा नहीं है, आपको समझा दिया। स्काईलेक्स, सिंध का मुहाना खोजा, दारा का नौसेनापति, छत्तर प्रणाली, प्रांतपति, ईरानी संपर्क का प्रभाव है। बड़े बड़े राजप्रसादों में गोल स्तंभ वगैरह है। हालांकि जानते हो आप लोग गोल स्तंभ तो ही धौला बीरा से भी मिले हैं, लेकिन ये यहाँ का भी माना जाता है। अशोक के ने अभिलेखों को लिखवाने की जो प्रेरणा ली वो डेरियस फर्स्ट से प्रथम से ली है, ये भी करना पड़ेगा। खरोष्ट लिपि का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में दोस्तों विकास हुआ अरेमाइक लिपि से हुआ, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ये पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के अभिलेख मिले हैं, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ये राजा के परामर्श कक्ष में अग्नि का प्रज्वलन करना, ये भी आपका ईरानी संपर्क का प्रभाव है। दोस्तों तीसरी बार बता रहे आपको, अच्छे से देखिएगा। राजा के जन्मदिन के अवसर पर केश प्रक्षालन की प्रथा भी ईरानी संपर्क का प्रभाव है। दंड के स्वरूप सिर मुड़वा देना, मुंडन प्रथा भी ये ईरानी संपर्क का है। चांदी का सिक्का भी दोस्तों ईरानी संपर्क का है। अंग रक्षक के रूप में स्त्रियों को नियुक्त करना, ये भी ईरानी संपर्क का क्या है दोस्तों ये प्रभाव था। तो 200 वर्षों तक, ध्यान रहे 200 वर्षों तक, ये 519 BC से दोस्तों ये आपका 331 BC तक, जब तक अरुबेला का युद्ध नहीं हो गया, तब तक का लगभग 200 वर्षों तक क्या है ये क्षेत्र जो कि ईरानी संपर्क में रहा। तो आपका क्या है ये क्या है देन है या ये आपका क्या है ये प्रभाव है। ये भी कहा जाता है कि डेरियस ने ये क्षेत्र क्या है छोटे छोटे रूप में लिए, लेकिन बाद में क्या है इनको इकट्ठा करके क्या है छोड़ दिया होगा, लेकिन फिर से वो बिखराव हो गया। जानते हो आप लोग, ये हेमचंद्राचार्य चौधरी कहते भी है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो इस क्षेत्र में पश्चिमोत्तर भारत में 28 अव्यवस्थित राज्य थे, जहाँ पर राजनीतिक एकता आपकी क्या है नहीं थी। इसका फायदा बाद में सिकंदर को भी मिला कि बाद में सिकंदर ने क्या किया, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके और अपना काम निकाला और पश्चिमोत्तर क्षेत्र क्या किया था ये जीता था सिकंदर ने। उसकी दोस्तों चर्चा क्या है आप लोग बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका क्या है पूरा हो गया। एक बार और फाइनली देख लीजिए 2 मिनट में किस प्रकार से क्वेश्चन देखें आप। तो क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं आपका, हम आपको टिक लगा देते हैं। पहले ये स्टार, भारत और पहला आक्रमण ईरानी आक्रमण, ये भी आ चुका है, ये भी दोस्तों आया है। दूसरा विदेशी आक्रमण और या पहला यूरोपीय, ये भी आ चुका है। ये
ईरान में कौन सा वंश था? हकमनी वंश था, हकमनी साम्राज्य था। ये दोस्तों कम आता है साइरस सेकंड। ये जरूर आता है कि भारत पर सफल आक्रमण करने वाला कौन था? डेरियस फर्स्ट था। ये भी दोस्तों आता है कि अशोक ने अभिलेखों को लिखवाने की प्रेरणा किससे ली? तो दोस्तों ये आपका डेरियस फर्स्ट है। ये भी यहाँ थोड़ा सा क्या है देखिएगा। फिर थोड़ा सा PCS SSC वगैरह की पेपर दोगे आप तो उन पेपर में दोस्तों ये अभिलेख भी आते हैं। नक्श ए रुस्तम, बेहस्तून, पर्सिपुलस किसके अभिलेख हैं? डेरियस फर्स्ट के हैं। कौन से अभिलेख में काहे की जानकारी मिलती है? कुल मिला के ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र की जानकारी मिलती है कि ये डेरियस फर्स्ट के पास थे। हेरोडोटस भी कहता है कि डेरियस दारा प्रथम के साम्राज्य में 23 प्रांत थे, उसमें 20वां भारतीय क्षेत्र था और उस 20वें भारतीय क्षेत्र से 1/3 360 टैलेंट क्या है आपका ये आय होती थी किसको? डेरियस फर्स्ट को। 86 ने भारतीय सैनिकों की भर्ती भी इस क्षेत्र में की थी, जिसका आंखों देखा वर्णन आपका उस समय के जो क्या क्लासिकल लेखक दोस्तों हैं वो कहते हैं। ऊपर से क्या है आपका ये हेरोडोटस भी क्या है आपका ये बताता है कि मैं भारतीय सैनिकों की सूती वस्त्र की जो पोशाक होती सैनिक पोशाक उस समय बड़ा प्रभावित था। इस प्रकार से हेरोडोटस भी दोस्तों क्या है वर्णन करता है। फिर डेरियस थर्ड अंतिम शासक था जिसके क्षेत्र में ये कब्जे में भारतीय क्षेत्र थे और इसको सिकंदर महान ने अरुबेला के युद्ध में हराया था। अरुबेला की युद्ध की डेट भी दोस्तों आती है 331 BC। हालांकि ये कम आता है कि अरुबेला स्थान कहाँ है, इराक में है, मौसूल के पास है, लेकिन आप ये भी ध्यान करिएगा। और ये देन क्या है, प्रभाव क्या है, ये तो दोस्तों आपको क्या है हम बता चुके हैं। तो इस प्रकार से हमें पूरा विश्वास है दोस्तों कि हमारी भावनाएँ और इतिहास का टॉपिक आपके पास पहुँच गया होगा। और थोड़ा सा देखिएगा, एक दो बार अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। नॉर्मल चीज़ है, हमने कोशिश की है मैप में भी आपको क्या बता दिया जाए। देखिए गांधार यहाँ है, मतलब यहीं है, ये शतगु सप्त सिंधु यहीं है दोस्तों, सिंध क्षेत्र आपका यहीं है। ये ईरानी आक्रमण हुआ था जिदेडोसिया के रेगिस्तान से होता हुआ। जिदेडोसिया के रेगिस्तान ये मकरान तट कहलाता है दोस्तों, पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में यहाँ से। और ये आपका खैबर का दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या है आपका हिंदुकुश पर्वतमाला के बीच जो पहाड़ी रास्ते हैं उनमें एक खैबर का दर्रा है। तो खैबर के दर्रे से भी आए, बाद में चर्चा करेंगे। सिकंदर तो आई था और यहीं से हुआ होगा आक्रमण, ऐसा आपका इतिहासकार क्या है ये बताते हैं। दोस्तों ये आपका ये भारत में विदेशी आक्रमण जो ईरानी आक्रमण था, हकमनी साम्राज्य के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ था वो आपका क्या है दोस्तों समाप्त होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि आपका ये समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया हो तो हमें एनर्जी प्रदान करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर आपके पास ये जानकारी पहुंचती जाए। और हमें इजाज़त दें, अगले टॉपिक में अपन फिर से पुनः अच्छे से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।